हेलो एवरीवन। नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नागयाज लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों, आप फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पोइम पोइट्री वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, जिस पूरी पोइम को मैं पढ़ा चुका हूं और उससे संबंधित आज तक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैं आपको बता चुका हूं। इसी क्रम में आज हमारी नेक्स्ट पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। दोस्तों, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी। जॉन डन के बारे में भी हम बात करेंगे, उनके जीवन परिचय को भी जानेंगे, इस पोइम के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस पोइम के ट्रांसलेशन की। इस पोइम में जो बातें कही गई हैं उनके हिंदी अर्थ को जानने की बात अपने यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपने पोइम को। सबसे पहले देखो, लाइन है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। सबसे पहले तो मैं आपको थीम बता दूं इस कहानी में, इस पोइम में क्या है। इसमें जॉन डन जो है लगभग 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात करता है कि 7 इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल किए जा सकते हैं, बट इस पूरी दुनिया में कोई वीमेन फेयर एंड ट्रू नहीं हो सकती। यानी कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जो सुंदर महिलाएं हैं वो वफादार नहीं होती, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को पोइम के माध्यम से बताया है। तो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनके पर्सनल व्यूज हैं महिलाओं के प्रति। ये सभी के लिए रूल लागू नहीं होते मेरे ख्याल से, इनका खुद के विचार थे। ये तो यही जाने इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, बट ऐसा नहीं है कि कोई महिला सुंदर होगी तो वफादार नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए कि वो हो सकते हैं, बट एक महिला सुंदर और वफादार नहीं हो सकती, ऐसा इनका मानना था। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा मैं फिर बता रहा हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस पोइम को हम जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसमें। ये कह रहे हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। आप टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो। गेट विथ ए चाइल्ड मैंड्रेक रूट। कह रहा है कि मैंड्रेक रूट से तुम बच्चे भी उत्पन्न कर सकते हो। मैंड्रेक एक पौधा है जिसकी जड़ों से ये कह रहा है कि बच्चा भी उत्पन्न किया जा सकता है, टूटते हुए तारे को भी पकड़ा जा सकता है। और फिर आगे कह रहे हैं टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि दुनिया में जितने भी साल बीत चुके हैं वो कहां चले गए ये भी पता लगाया जा सकता है। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फीट, और जो डेविल है, राक्षस है, उसके पांव किसने चीरे ये भी पता लगाया जा सकता है। ये कोई पौराणिक कहानी है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। और ये जो मैंड्रेक यहाँ पर आया ना, मैंड्रेक ट्री, मैंड्रेक ट्री ये एक टाइप का पेड़ है मैंड्रेक। और ये हम कह सकते हैं प्लांट विद ए फोर्क्ड रूट, जिसकी छितरी हुई सी जड़ें होती हैं, उसको इसने ये कहा है कि इसकी जड़ों से भी बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन पास्ट ईयर्स जो हैं वो कहाँ चले गए वो भी पता लगाया जा सकता है। और डेविल के फुट ये किसने चीरे ये भी पता लगाया जा सकता है। ये डेविल फिट वाली कोई कहानी है पौराणिक, उसमें पता नहीं लगता है कि उस शैतान के पैर किसने चीरे, तो ये कह रहा है उसका भी पता लगाया जा सकता है। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंग। मरमेड जो होती है हाफ फिश और आधी विमन होती है, हाफ फिश और हाफ विमन होती है, उसको मरमेड कहा है। मतलब जल परी कहते हैं अपने इसको। ये कह रहा है कि उस वो जो मरमेड होती है ना, वो जब कोई सॉन्ग गाती है ना, बहुत पतली सी ना समझ में आने वाली आवाज होती है वो। ये कह रहा है कि उसके गाने को भी समझा जा सकता है, उसके गाने को भी सुना जा सकता है। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसको ईर्ष्या के भाव उसमें पैदा ना हो, या ईर्ष्या की जो कड़वाहट है उसको महसूस ना हो, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और दुनिया में मतलब जो व्यक्तियों के माइंड हैं, व्यक्ति किस वजह से ऑनेस्ट होता है, किस वजह से डिसऑनेस्ट होता है, इस चीज का भी पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर ये सभी इम्पॉसिबल टास्क की बात कर रहे हैं जॉन डन, कि ये सारी चीजें जो अपन ऊपर पढ़ रहे हैं कि जो है टूटते हुए तारे को पकड़ा जा सकता है, या मैंड्रेक के रूट से बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है, या पिछले जो साल बीत चुके हैं वो कहाँ चले गए उनका पता लगाया जा सकता है, डेविल के फीट किसने चीरे ये भी पता लगाया जा सकता है। और जो है
मनुष्य के माइंड में कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसे ईर्ष्या की चुभन ना हो, ईर्ष्या ना हो मनुष्य के अंदर, ऐसा कुछ किया जा सकता है। मनुष्य का माइंड ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट कैसे होता है ये भी किया जा सकता है। तो ये सारे इम्पॉसिबल टास्क की ये बात कर रहे हैं जॉन डन यहाँ। अब आगे और पोइम को ले चलते हैं तो हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये आगे कह रहे हैं, इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, थिंग्स इनविंसिबल टू सी। इनविंसिबल टू सी का मतलब जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं इफ दाउ बेस्ट, दाउ मतलब यू, बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, तुम अलग अलग प्रकार के साइट्स दृश्य देखते हो। थिंग्स इनविंसिबल टू सी, अदृश्य चीजों को भी देखने की क्षमता रखते हो। सवारी करना। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिनों तक तुम घोड़े पर सवार होकर, 10,000 दिनों और रातों तक। टिल एज स्नो व्हाइट हेयर ऑन दी, और जब तक तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाते हैं तब तक घूमो। दाउ व्हेन यू रिटर्न्स विल टेल मी, और जब तुम वापस लौटो तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफोर दी, तुमने जितने भी विचित्र चीजें देखी वो तुम मुझे बताना। एंड स्वेयर, और कसम खा के कहना, नो वेयर, कहीं भी, लिव्स ए वीमन ट्रू एंड फेयर, कोई भी महिला ऐसी नहीं मिली होगी तुम्हें जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, सुंदर भी हो और वफादार भी हो। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन टेल मी नो, अगर तुम्हें ऐसी कोई महिला मिली हो तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, वो पिलग्रिमेज किसको बोला है? पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा, वो एक तीर्थ यात्रा के समान होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, आई वुड नॉट गो। नेक्स्ट है, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, जब तक आप मुझे बताओगे और हम लोग उससे मिलने जाएंगे। दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम टू और थ्री। और ये कह रहा है कि जब आप उस महिला के बारे में मुझे बताएंगे और जब हम उसको मिलने जाएंगे, या जब तक तुम उसे कोई पत्र लिखोगे, तब तक वह सुंदर महिला जो है वो बेवफा हो चुकी होगी। तो यहां पर कुल मिलाकर पोइट ये कहना चाहता है कि दुनिया में जो है सुंदर और वफादार महिला का मिलना असंभव हो सकता है। दुनिया में कितने भी कार्य जो हमें असंभव दिखाई देते हैं वो संभव हो सकते हैं, बट दुनिया में कोई भी महिला जो है वो सुंदर और वफादार दोनों गुणों वाली नहीं हो सकती, ऐसा जॉन डन का मानना है। बट फिर अब मैं बता रहा हूं आपको कि जॉन डन का ये पर्सनल कोई एक्सपीरियंस होगा जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही है, ये पोएम लिखी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन इन्होंने किस बात से प्रेरित होकर, किस चीज से प्रेरित होकर इसे लिखा है, किसने इनको धोखा दिया है नहीं दिया है, यह तो अपन लोग नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर पोएम के माध्यम से बताया है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे ये पोएम के ट्रांसलेशन के बाद। हम सबसे पहले जॉन डन के बारे में जान लेते हैं कि जॉन डन कौन थे, किस एज से बिलोंग करते थे। ये सारी बातें जो जॉन डन के संबंध में है वो जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस पोएम में और क्या बातें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। दोस्तों अगर मैं जॉन डन की बात करूं, जॉन डन, आप नोट्स बना लीजिए इसको वीडियो को देखने के बाद। आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं और साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों जॉन डन की बात करें ना तो इनका जो जन्म था वो 1572 में माना जाता है और इनकी डेथ कब हुई थी? 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर पर्टिकुलर जन्म दिनांक की बात करें ना, 1572 में 22 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 22 जनवरी 1572 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 मार्च 1631 में हुई थी। बर्थ हुआ था इनका 22 जनवरी 1572 में और 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक सैनिक थे दोस्तों। ये क्या थे? ये एक सोल्जर थे, ये एक सैनिक थे और इनकी जो डेथ हुई थी लगभग
9 इयर्स की एज में हुई थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम, इनकी स्पाउस, इनकी वाइफ जो थी वो थी एनी मोर, एनी मोरे। ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। और अगर अपने किस एज से संबंधित थे ये, तो एलिजाबेथन एज में तो इनका जन्म हुआ था और रिनेंसा पीरियड तक ये चले थे, तो इनको रिनेंसा पीरियड का ही पोइट माना जाता है। और रिनेंसा पीरियड के ही थे जॉन मिल्टन भी, तो ये भी रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण काल के कवि थे। और इनको नाम दिया जाता है कि ये मेटाफिजिकल पोइट थे, मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री थी इनकी, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोइट्री। इनकी पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री थी, मतलब आध्यात्मिक काव्य, आध्यात्मिक काव्य। इनका काव्य आध्यात्मिक था, अध्यात्मवाद पर इन्होंने लिखा था, इन्होंने लव अफेयर्स पे लिखा था, इनकी पोइट्री प्रेम पर भी आधारित है। इन्होंने धर्म के बारे में भी लिखा था, अध्यात्म के बारे में भी लिखा था। लेकिन ये इनकी पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री है, लेकिन इस मेटाफिजिकल वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट, सबसे पहले इस मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था डॉक्टर जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन। किन्होंने किया था? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था। और इनकी जो पोएम्स थी ना दोस्तों, ये मतलब इनके निजी जीवन पर आधारित थी, तो लगभग इनके फ्रेंड सर्किल पर आधारित थी, इनके निजी जीवन पर आधारित थी, इनके आसपास जो चीजें घटित हुई थी उन पर आधारित थी। और इनको एक ह्यूमरस पोइट माना जाता है, तो ये कोई खास बात नहीं है। और इनका ज्यादा फोकस होता था लव पर इन्होंने ज्यादा पोएम्स लिखी हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर हमने जॉन डन की बात की है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये पोएम जो इन्होंने लिखी थी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस पोएम को कब पब्लिश किया गया था, कब लिखा गया था, और किस टाइप की ये पोएम है। तो यहाँ पर अगली बात हम करने वाले हैं पोएम की। अगली बात हम करेंगे पोएम, और पोएम कौन सी है इनकी? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अब अपन बात करेंगे इस पोएम की, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो है एक लव लिरिक है। क्या है ये? लव लिरिक है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक सॉन्ग है, ये पोएम ना कहकर हम इसको सॉन्ग कहते हैं या लव लिरिक है। और ये जो है पब्लिश हुई थी कब? 1633 में। अब ये जो जॉन डन थे, इनकी डेथ तो 1631 में हो गई थी, लेकिन इनकी डेथ के बाद 1633 में इसको प्रकाशित करवाया गया था। और 1633 में इसको जो प्रकाशित कराया गया था, वो कहाँ प्रकाशित कराया गया था? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये एक काव्य संग्रह था, काव्य संग्रह, सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम का एक काव्य संग्रह था, जहां पर 1633 में इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था। और ये पोएम है कैसी? लव लिरिक है, या हम इसको सॉन्ग कहते हैं। जॉन डन की डेथ के बाद, जॉन डन की डेथ हो गई थी 1631 में, तो 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नामक का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसमें इस पोएम को प्रकाशित करवाया गया था। और इसमें जो लिटरेरी टर्म इन्होंने यूज की है वो ज्यादातर हाइपरबोल का इन्होंने यूज किया है, हाइपरबोल का यूज इन्होंने इस पोएम में सबसे ज्यादा किया है। और इन्होंने जो इसमें, अगर पीछे हम मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें तो वो एक सोनेट था, तो इसमें इन्होंने 3 स्टांजास, ठीक है, 3 स्टांजास पोएम इसको हम कहते हैं। और इसमें इन्होंने 9 लाइनों में सेपरेट किया है इनको, 9 लाइन्स में। ठीक है, और इस पोएम की राइम स्कीम कैसी है?
तो आप राइम स्कीम मैंने आपको बता दी थी कल कि जब हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम पढ़ी थी तो राइम स्कीम कैसे पता लगाई जाती है वो कल मैंने आपको बताया था। तो राइम स्कीम जो है ना इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी डी डी और डी, ये इसकी इस पोइम की राइम स्कीम है। अगर आपको नहीं पता लगता कि राइम स्कीम कैसे पता करते हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, जहां पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का जो वीडियो, मिल्टन की जो पोइम मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राइम स्कीम कैसे पता की जाती है। ठीक है, तुकबंदी कैसे पता की जा सकती है। तो इस पोइम को भी आप पढ़ के देखोगे तो इसकी राइम स्कीम ए बी सी सी डी 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 है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इस पोइम में जो है जॉन डन ने लगभग 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात की गई है। इम्पॉसिबल 7 इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड 2016 में कि जॉन डन ने कितने टास्क की बात की है अपनी पोइम में। तो फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो 7 इम्पॉसिबल टास्क की इन्होंने बात की है। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं कौन से, उनको और मैं बता देता हूं, आप देख लें। ये जो 7 इम्पॉसिबल टास्क थे, इम्पॉसिबल टास्क, 7 इम्पॉसिबल टास्क जो थे उनमें सबसे पहला है टू टेल अबाउट पास्ट ईयर्स, टू टेल अबाउट पास्ट ईयर्स। ये पहला टास्क कि पिछले साल कहां चले गए उनका लेखा जोखा किया जा सकता है। टू कैच ए फॉलिंग स्टार, टू कैच ए फॉलिंग स्टार, एक टूटे हुए तारे को पकड़ा जा सकता है। नंबर 3 है टू गेट ए चाइल्ड, टू गेट ए चाइल्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ मैंड्रेक ट्री, कि मैंड्रेक ट्री के जड़ों से बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है। चौथा टू लर्न हाउ टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ मरमेड्स, या इनको फेरीज भी कहा जाता है। मरमेड के गाने को कैसे सुना जा सकता है ये सीखा जा सकता है। और टू टेल हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। ठीक है, ये भी पता किया जा सकता है। और 6th इम्पॉसिबल टास्क था टू टेल अबाउट द इंस्टिक्ट ऑफ जेलिसी। ठीक है, ये उन्होंने अपनी पोइम में बताया ना कि मनुष्य के मस्तिष्क को इस तरह से कैसे सेट किया जा सकता है उसको किसी की जलन अनुभव ना हो, ये भी किया जा सकता है। और टू टेल हाउ ए पर्सन become honest and dishonest। ठीक है, एक मनुष्य का ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट कैसे बनता है। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं जो इन्होंने बताए थे कि ये किए जा सकते हैं, बट एक वफादार और एक सुंदर औरत जो है वो नहीं मिल सकती। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि ये
पोइम जो है ना वो कैसी है, फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया था। ये पोइम जो है ना वो सैनिक है, CYNIC, सैनिक। ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में भी पूछा गया था कि ये पोइम किस टाइप की है, तो सैनिक पोइम है, अर्थात निंदक है, निंदक, इसमें निंदा की गई है, इसलिए ये पोइम जो है ना वो सैनिक है। ये 2014 में पूछा गया था कि किस टाइप की ये पोइम है, तो ये सैनिक पोइम है। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी, उनकी डेथ के बाद प्रकाशित हुई थी 1633 में। तो इस पोइम में हमने इसके ट्रांसलेशन को जाना, इसकी राइम स्कीम को जाना, जॉन डन के बारे में जाना, और इन्होंने कौन से इम्पॉसिबल टास्क बताए थे वो मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम जॉन डन की इस पोइम से अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को लेके आएंगे। लगभग 2011 से 2022 तक कितनी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उन सब में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, उन सभी प्रश्नों को लेकर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार।